हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में जो प्रश्नावली 2 है बहुपद, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा देखें कि बहुपद कहते किसे हैं। कि जब जब चर राशि व अचर राशि को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो जो समीकरण बनता है उसे ही बहुपद कहते हैं। अब यदि हम देखें कि चर राशि तो किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं, तो चर राशि का अर्थ है जो चरती है, अर्थात चर राशि होती है ये दूसरी राशि पर क्या होती है, आश्रित होती है। ये दूसरी राशि पर आश्रित होती है और जो एबीसीडी के जो लेटर हैं उनके द्वारा चर राशि को व्यक्त किया जाता है। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, के है, इनके द्वारा हम चर राशि को व्यक्त करते हैं। अब देखो, अब हम अचर राशि देखें कि जो अचर राशि होती है ये स्वतंत्र होती है, ये किसी पर भी आश्रित नहीं होती है। वो जो अधिकतर जो गिनती होती है वो गिनती को हम अचर राशि कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हम देखें कि चर राशि और अचर राशि को हम व्यक्त करके बहुपद का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो देखो, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2x² माइनस 4x प्लस 6। अब इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है और इनको हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा यदि व्यक्त करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब यदि हम बहुपद की घात देखें कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, कि यहाँ पे जो चर राशि है इस चर राशि पर अधिकतम घात होती है तो उस चर राशि उसे ही हम बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अर्थात चर राशि पर जो अधिकतम घात होती है वो ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इस बहुपद में जो चर राशि x है इस पर अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम इसे और उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3x5 माइनस 6x प्लस 4। अब ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे चर राशि x है, इसमें x की अधिकतम घात 5 है तो बहुपद की घात कितनी होती है, 5 होती है। अब सुनो, अब यदि किसी बहुपद की घात 1 हो, जैसे y माइनस 4। अब आगे सुनो, जैसे x² माइनस का वर्गमूल 15। अब आगे सुनो, जैसे z माइनस 16। अब यदि किसी भी चर राशि की अधिकतम घात 1 है, यहाँ y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर z की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात यदि 1 हो तो उन बहुपद को हम रेखिक समीकरण कहते हैं। कि यदि घात 1 होती है तो उसे रेखिक समीकरण कहा जाता है। अब देखो, अब यदि हम द्विघात समीकरण की बात करें और द्विघात समीकरण का मानक समीकरण देखें तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। अब इस समीकरण में जो a है, b है और c है, इनको हम देखें कि जो a होता है वो x² का क्या होता है, गुणांक होता है। यहाँ b होता है ये x का गुणांक होता है और जो c होती है वो अचर पद होता है, अचर पद होता है। अब यदि हम द्विघात समीकरण के लिए शून्य देखें तो जिस बहुपद में x की जितनी अधिकतम घात होती है उस बहुपद में उतने ही क्या होते हैं, शून्य के होते हैं। अब द्विघात समीकरण में घात कितनी है, x की घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात समीकरण में जो शून्यकों की संख्या है वो शून्यकों की संख्या 2 होती है। अब देखो, अब यदि हम इन शून्यकों को यदि हम अल्फा और बीटा मान ले, अर्थात शून्यक अल्फा और बीटा मान ले, तो हमें शून्यक और जो द्विघात समीकरण के गुणांक है उनके बीच में किस प्रकार संबंध पाया जाता है उसको देखते हैं। तो देखो, अब हम बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंधों को देखते हैं। तो देखो, यदि द्विघात समीकरण है और द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें x की अधिकतम घात 2 है तो यहाँ शून्यक 2 होते हैं, तो मानना शून्यक एक तो अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। अब यदि हम इन दोनों शून्यकों को जोड़े तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, -b/a।
अब यहाँ पे जो b होता है, b क्या होता है, x का गुणांक, और ये a होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि हमें दोनों शून्यकों को गुणा करें अल्फा गुणा बीटा तो क्या आता है c बटा a। अब यहाँ जो c होता है वो तो क्या होता है अचर पद, और a होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे सूत्र आता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यदि हमें जो प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को देखते हैं तो देखो, प्रश्नावली 2.1 देखते हैं तो कोई बहुपद है px, और px के लिए y बराबर px के लिए क्या खींची गई है, ग्राफ खींची गई है। और इस ग्राफ के लिए जो px है उस px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, अब जब हम px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसका एक तरीका होता है कि जो ग्राफ रेखा है, अर्थात ग्राफ रेखा है वो x अक्ष को जितनी बार काटती है, जितनी बार काटती है वो ही क्या होते हैं, उसके शून्य के होते हैं। जितनी बार काटती है वो ही क्या होते हैं, उस ग्राफ के क्या होते हैं, शून्य के होते हैं। अब देखो, अब यदि हम पहला देखें, इस पहली ग्राफ में जो ग्राफ रेखा है वो एक्स अक्ष को नहीं काटती है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 होती है। तो देखो, अब यदि हम दूसरी ग्राफ में देखें तो दूसरी ग्राफ में जो ग्राफ रेखा है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, और एक बिंदु पर काटने के कारण इस ग्राफ के लिए जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब आगे देखो, अब यदि हम तीसरी ग्राफ देखें, इस तीसरी ग्राफ में जो ग्राफ रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है उसको देखते हैं। एक बार तो यहाँ काटती है, दूसरी बार यहाँ काटती है, और तीसरी बार यहाँ काटती है। तो ये ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 3 जगह काटती है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब आगे देखो, यदि हम चौथे में देखें कि जो चौथे में जो ग्राफ रेखा है ये ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 2 जगह काटती है, एक तो यहाँ काटती है और दूसरी यहाँ काटती है। तो एक्स अक्ष को 2 जगह काटने के कारण जो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आगे देखो, अब हम 5वीं ग्राफ में देखें कि 5वीं ग्राफ में जो ग्राफ रेखा है वो एक्स को कितनी बार काटती है उसको देखते हैं। तो एक तो यहाँ काटती है, दूसरी यहाँ काटती है, तीसरा यहाँ काटती है, चौथा यहाँ काटती है। तो ये ग्राफ रेखा एक्स को 4 जगह काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब आगे देखो, अब यदि हम छठी ग्राफ के लिए देखें कि छठी ग्राफ में जो ग्राफ रेखा है वो एक्स को कितनी बार काटती है उसको देखते हैं। तो एक तो यहाँ काटती है, दूसरा देखो अब यह काट रही नहीं, स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श करने पर ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, अब ये तीसरा क्या कर रही है, काट रही नहीं, सिर्फ क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और स्पर्श केवल एक ही बिंदु पर करती है। तो कितनी जगह काट दी, 3 जगह काट दी। इसलिए जो छठा है उस छठे के लिए जो px के लिए जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि ये एक्स अक्ष को ये ग्राफ रेखा 3 जगह काटती है। यदि हम प्रश्नावली 2.2 को देखें तो देखो, अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखो कि पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। अब इसको 0 के बराबर रख दो। तो सबसे पहले तो इस द्विघात बहुपद से हमें शून्य के ज्ञात करते हैं, और शून्य को ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखो कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार हम शून्य ज्ञात करते हैं उसको देखो। तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को हम हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हमें अचर पद से हमेशा गुणा करते हैं। तो एक्स का गुणांक कितना है, 1, और अचर पद कितना है, -8। यदि इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आता है, -8 है आता है। अब देखो, अब इस -8 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको गुणा करने पर तो -8 आ जाए और जोड़ने पर -2 आ जाए। तो सबसे पहले गुणनखंड करो, एक तो 4 और 1 2। अब इस 4 और 2 को गुणा करने पर तो -8 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब हम 4 के आगे क्या लगाएं, माइनस लगाएं। अब देखो, अब यदि हम इनको जोड़े, -4 में 2 जोड़े तो क्या आता है, -2 आता है, और इनको गुणा करें तो क्या आता है, -8 आता है। तो अब ये इसके क्या हो गए, गुणनफल हो गए। अब देखो, अब इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब इस -2x की जगह ये -4 और 2 रख देते हैं और इनके साथ x लगा देते हैं।
तो -2 की जगह एक तो 4x लिख दो, एक क्या लिख दो प्लस का 2x, और लास्ट में -8 जो अचर पद है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ 4 पद आते हैं, दो दो पद को लेकर उनमें कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 पद ले लो। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, अर्थात उभयनिष्ठ क्या है, दोनों जगह x उपस्थित है, तो यह उभयनिष्ठ क्या आ गया, x आ गया। अब देखो, अब कॉमन का अर्थ होता है उसमें भाग देना, तो यहां से x बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया, x बच गया, और यहां से x बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया, 4 बच गया, जो भी माइनस का। अब देखो, ऐसे इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, और 2 भी किसका, प्लस का, तो प्लस का 2 कॉमन ले लो। अब सुनो, अब यहां पे तो क्या बच गया, x बच गया, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -4। अब देखो, अब हमेशा ये ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के अंदर जो राशि होती है वो समान होनी चाहिए, तब तो आपका गुणनखंड करना क्या है, सही है। तो यहाँ भी x -4 आ रहा है, यहाँ भी x -4 आ रहा है, तो आपका गुणनखंड क्या है, सही है। तो सबसे पहले एक तो इस ब्रैकेट के अंदर वाली लिख लो, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों समान है, तो हम लिख लिए, एक को लिख लिए x -4। अब क्या बच गया, यहां तो क्या बच गया, x बच गया, और इस वाले में x -4 हम बाहर ले लिए तो क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग लेकर हम 0 के बराबर रखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम x बराबर 4 को क्या लिख दो, 0 के बराबर रखो, तो यहां से x का मान कितना आ गया, ये -4, इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब इसको भी क्या रख दो, 0 के बराबर, x + 2 बराबर 0। तो यहां पे भी x का मान कितना आ गया, -2। अब देखो, अब x का मान एक तो 4 आ गया, एक -2 आ गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, 2 शून्य को होते हैं, तो आप पहले वाले को तो मानना, जो शून्य का वो क्या होते हैं, अल्फा व बीटा होते हैं, मानना शून्य अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। अब पहले वाले को तो क्या मान लो, अल्फा मान लो, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 4, और दूसरे को क्या मान लो, बीटा मान लो, तो बीटा का मान कितना आ गया, -2। अब देखो, वापस से द्विघात बहुपद लेते हैं, तो द्विघात बहुपद होता है x² -2x और -8। यदि इस द्विघात बहुपद की यदि हम मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 इससे तुलना करें, तो इसमें a का मान क्या आता है, a होता है x² का गुणांक, तो a कितना आता है, a का मान कितना आता है, 1। आगे देखो, यदि आप b का मान देखें, तो b की इसकी तुलना करो, तो b का मान यहाँ पे क्या आता है, x का गुणांक कितना है, -2, तो b का गुणांक कितना आता है, -2। अब यदि हम c का गुणांक देखें, तो c का गुणांक कितना होता है, -8। अब देखो, -8। अब हमें जो शून्य को व गुणांकों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उनको लेकर हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अब हम शून्य व गुणांकों के बीच में संबंधों को देखते हैं। तो देखो कि अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। अब रख दो, यहाँ अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अल्फा का मान क्या होता है, पहला जो शून्य होता है वो होता है 4, दूसरा शून्य कितना होता है, -2, तो -2 रख दो बराबर -70 का है। इसके बाद b का मान कितना है, -2, तो -2 रख दो। a का मान कितना है वो रख दो, a का मान कितना है 1 रख दो। अब इसको हल कर लो, 4 ये प्लस और माइनस क्या आते हैं, -2, प्लस और माइनस गुणा के माइनस आते हैं, तो -2। यहाँ पे माइनस और माइनस गुणा के क्या होते हैं, प्लस है, और प्लस का क्या आता है 2। अब 4 में से 2 जाते हैं तो 2 आते हैं, तो इधर भी 2 आते हैं और इधर भी 2 आते हैं, अर्थात शून्यकों का जोड़ भी 2 आता है और शून्यकों के जो गुणांक है उनका मान भी 2 आता है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। अब यदि हम गुणनफल से इनको सिद्ध करें, तो देखो कि जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा.बीटा, इसका भी एक सूत्र होता है c/a। सबसे पहले अल्फा और बीटा गुणा करो कि पहला शून्य कितना है 4, दूसरा शून्य कितना है -2 रख दो बराबर c का मान कितना है -8, और a का मान कितना है, a का मान भी रख दो 1। अब इनको हल कर लो, तो यहाँ पे कितना आता है, 4 को इस -2 से गुणा करते हैं तो इधर भी कितना आता है, -8 आता है, और इधर भी कितना आता है, -8 आता है। तो जो शून्यकों का गुणनफल है
और गुणांकों का हम मान देखते हैं, ये दोनों तरफ समान आता है। इससे स्पष्ट है कि जो शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है। अब ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न करें तो देखो, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। तो ये शून्य हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको 0 के बराबर रखो। अब ये x² का जो गुणांक है 4, उसको अचर पद से गुणा करो। तो 4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 4। अब देखो, अब इस 4 के दो गुणनफल ऐसे करने हैं, दो गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसको गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने पर -4 आए। तो देखो, तो 4 के दो गुणनफल हो गए, एक तो 2 और एक हो गए 2। अब ये गुणा करने पर तो कितने आ रहे हैं 4 और जोड़ने पर -4 कब आएंगे, जब इसके आगे भी माइनस लग जाए और इसके आगे भी क्या लग जाए, माइनस लग जाए। तो -2 और -2 कितने होते हैं, -4। अब देखो, अब इन दोनों को -4 की जगह रख देते हैं। तो सबसे पहले तो लिखो 4s² माइनस -4 की जगह क्या लिख दो, माइनस का 2s, फिर वहां माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो, अब ये 4 पद होते हैं, दो पदों को लेकर उनमें कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ लेते हैं। सबसे पहले ये दो ले लो। इन दोनों में एक तो क्या उपस्थित है, 2 उपस्थित है, एक क्या उपस्थित है, s उपस्थित है, तो ले लो। अब यहाँ तो क्या बच गया, कॉमन का मतलब तो भाग देना। यहाँ 4 में से 2 ले लिए तो कितना बचता है, 2 बचता है। s² में से s बाहर ले लिए तो क्या बचता है, s बचता है। अब आगे देखो, अब इस वाले में से 2s को बाहर ले लिए तो कितना बचता है, 1 बचता है। आगे देखो, अब यदि हम इन दोनों को देखें तो सबसे पहले तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कितना आता है, 1 आता है। अब ये प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे, इसे हमें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, माइनस का 2s। पर अभी हमने देखा था कि जो ब्रैकेट में जो राशि होती है वो दोनों तरफ समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस का 2s है और यहाँ पर यदि हम प्लस का 1 लेते हैं तो माइनस का 2 आता है। इसलिए इसको प्लस बनाने के लिए, अर्थात इसको समान बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस का 1 को अगर करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो माइनस का 1 कॉमन लेने पर यहाँ प्लस का 2s बन जाता है। तो प्लस का क्या बन गया, 2s। अब देखो, अब 1 में से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह लो, तो यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अब 1 में से 1 कॉमन लेते हैं तो आप जानते हो, तो 1 में से कॉमन लेने के बाद में, अर्थात कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 1 में 1 का भाग दे दो, कितना आता है, 1 आता है। तो कितना आ गया, 2s माइनस का 1। अब यदि ब्रैकेट में दोनों राशियां दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन ब्रैकेट में से जो राशि है उसको क्या ले लो, कॉमन ले लो, 2s माइनस 1। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ भी 2s बच गया और इस ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद में यहाँ भी क्या बच गया, माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों राशियों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। तो रख दो, तो देखो सबसे पहले 2s माइनस 1, इसको क्या रखो, 0 के बराबर रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो सबसे पहले 2s और ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब हमें s का मान ज्ञात करना है। तो s का मान कितना आता है, 1/2। अब इसको भी 0 के बराबर रखने पर सेम 1/2 ही आता है। तो दोनों से 1/2 प्राप्त होता है। तो देखो, अब पहले वाला जो गुणांक है उसको तो अल्फा मान लो। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 1/2 और बीटा का मान कितना आ गया, 1/2। अब देखो, अब हम शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी तुलना हमें ax² प्लस bx और प्लस c इससे करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a का मान कितना आता है, 4, b का मान कितना आता है, तुलना करो, माइनस का 4 और c का मान कितना आता है, 1। अब देखो, अब इसको रख दो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शून्यक और गुणांकों के बीच में जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। कितना आता है, -b/a। तो देखो, मान को अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, देखो 1/2। अब यहां भी लिखो, ये माइनस सूत्र का है। b का मान कितना है, -4, तो -4 लिख दो।
ए का मान कितना है वो लिखो, ए का मान कितना है प्लस का 4 लिख दो। अब इनको क्या करो, हल करो। हम जानते हैं कि 1/2 और 1/2 आधा और आधा 2 जुड़ के कितना होता है 1 होता है, तो इधर तो 1 आ गया। अब इधर देखो माइनस और माइनस कितने होते हैं प्लस, तो ऊपर तो प्लस का 4 आ गया, नीचे देखे नीचे भी क्या आ गया 4, और 4 से 4 कटकर 1 आता है, अर्थात शून्यकों का योग भी 1 आता है और इनको गुणांकों को देखने पर भी 1 आता है। दोनों तरफ इनका मान क्या है, समान है। अब यदि हम शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएं तो गुणनफल का सूत्र लगा दो एल्फा प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो देखो एल्फा का मान कितना है लिख दो 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान रखो, सी का मान कितना है देखो 1 और ए का मान कितना है 4। अब इसको हल कर लो। एक सबसे पहले तो देखो एक को 1 से गुणा करे तो कितना है 1, 2 को 2 से गुणा करे तो 4, तो इधर तो कितना गया 1/4, और इधर पहले से ही कितना उपस्थित है 1/4 उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि शून्यकों का जोड़ और गुणनफल दोनों तरफ समान होते हैं, इसलिए ये जो गुणनफल और जो शून्यक होते हैं ये दोनों क्या है, सत्य है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि 4u² प्लस है 8u। अब इसके लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में हमें अचर पद नहीं दे रखा, या पहले से ही 2 पद उपस्थित है, तो हम इन्हें डायरेक्ट कॉमन लेकर हल कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ दोनों में क्या उपस्थित है, यहाँ भी 4 उपस्थित है, इसमें भी 8 में भी 4 का जाता है, तो एक तो 4 कॉमन आ गया। अब u इसमें भी है, u इसमें है, इसमें भी है, तो क्या आ गया u कॉमन आ गया, अर्थात 4u कॉमन ले लिए। अब कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, तो यहां से 4 निकल गया और u² में से 1u बाहर निकल गया, तो कितना बचा u बचा। अब इसमें देखो, अब इसमें भी क्या आपको पता है 8u में से 4u बाहर निकाल लिए, तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो भाग दे दो, u से u कट गया, 4 दूनी 8, तो कितने बच गया प्लस का 2 बच गया। अब इनको क्या करो 0 के बराबर रख दो। तो सबसे पहले 4u को क्या किसके बराबर रखो, 0 के बराबर रखो, तो u का मान कितना आ जाएगा, इस गुणा में इधर 4 का भाग लगेगा, तो 0 में 4 का भाग लगेगा तो कितना आता है 0 आता है। अब आगे देखो, अब इसको भी u 0 के बराबर लिखो, u प्लस 2 को क्या रखे 0 के बराबर रखे, तो इससे u का मान कितना आ गया -2 आ गया। अब देखो, अब पहले वाले को तो एल्फा मान लो, तो यहाँ पे पहला शून्यक एल्फा का मान कितना आ गया 0, और दूसरे वाले को बीटा मान लो, बीटा का मान कितना आ गया -2। अब देखो, अब हमें जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं, तो देखो कि शून्यक माना शून्यक एल्फा प्लस बीटा है, इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर आता है -b/a, तो रख दो। और इनका जो गुणनफल है वो गुणनफल किसके बराबर आता है c/a, और दोनों तरफ मान समान होना चाहिए, तब तो ये सत्य है। तो देखो सबसे पहले एल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो -2 रख दो बराबर, ये माइनस सूत्र का है। फिर b का मान कितना है, इसमें देखो समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a का मान कितना आता है 4, b का मान कितना आता है 8, और जो c है c यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए c का मान क्या होता है, जो अचर पद है इसका मान क्या होता है 0। अब रख दो माइनस b का मान कितना है 8 रख दो, a का मान कितना है 4 रख दो। अब हल कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस माइनस क्या आता है -2 बराबर, इसको हल करो, माइनस ऐसे के 4 का भाग 2 में तो 4 दूनी 8, तो इधर भी -2 आता है और इधर भी -2 आता है। अब देखो, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, गुणनफल को भी क्या करते हैं हल करते हैं, तो हल कर लो। सबसे पहले एल्फा गुणा बीटा, एल्फा कितना है 0 डॉट बीटा कितना है -2 बराबर, सी का मान कितना है, यहां से सी रखो 0, ए का मान कितना है 4, तो यदि किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और यदि किसी संख्या यानी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी 0 आता है, अतः दोनों तरफ समान है, इसलिए ये गुणांकों और शून्यकों के सत्यता की जांच होती है। अब आगे का प्रश्न देखें तो देखो, अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है t² - 15। तो सबसे पहले तो इस द्विघात समीकरण को हल करके इसके शून्य ज्ञात करते हैं।
तो इसमें दो ही पद हैं, तो सबसे पहले तो इनमें कॉमन देखते हैं। तो यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं होता है। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो डायरेक्ट इसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो देखो अब इसको हल कर लो। तो टी स्क्वायर सबसे पहले -15 उधर जाते हैं, किसका हो जाता है, प्लस का 15। अब हमें टी का मान ज्ञात करना है। तो टी बराबर दोनों तरफ क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो यहां से वर्ग हट जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15। अब ये किस में आ जाएगा, प्लस और माइनस में। तो देखो अब यहाँ पे एक टी का मान है, एक तो कितना आ गया, प्लस का अंडर रूट 15, और दूसरा टी का मान कितना आ गया, माइनस का अंडर रूट 15। अब देखो अब मानना जो शून्यक है वो एल्फा और बीटा है, तो एल्फा का मान तो कितना हो गया, वर्गमूल 15, और बीटा का मान कितना हो गया, माइनस वर्गमूल 15। अब देखो अब हमें को व गुणांकों के बीच में जो संबंधों का सूत्र है देखते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा यदि दोनों शून्यकों को जोड़े तो क्या आता है, -b/a, और दोनों शून्यकों को गुणा करें अर्थात एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आता है, c/a। तो देखो सबसे पहले द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करो। जब तुलना करते हैं तो जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। अब इसकी तुलना करो। तो हम इस समीकरण की इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ a का मान कितना आता है, a होता है t², और t² गुणांक 1 का, तो a का मान कितना आता है, 1। b देखो यहाँ x अर्थात t का कोई भी गुणांक नहीं है, तो b का मान आता है 0। यदि हम c देखें, c होता है अचर पद, यहाँ अचर पद कितना होता है, -15। अब देखो अब ये मान इसमें रखो। सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा, तो पहला शून्य का आता है वर्गमूल 15 प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का वर्गमूल 15, तो रख दो बराबर माइनस उत्तर का हो गया। इसके बाद में b/a, b का मान कितना है, 0, a का मान कितना है, 1। अब इसको हल कर लो। सबसे पहले वर्गमूल 15 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस का वर्गमूल 15 बराबर माइनस 0 में 1 का भाग देते हैं, कितना आता है, 0, और इधर भी माइनस वर्गमूल 15 में से माइनस वर्गमूल घटाते हैं तो 0 आता है। तो दोनों तरफ क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो ये शून्यक और गुणांकों के बीच क्या है, सत्य है। अब यदि हम अब शून्यकों के गुणनफल वाला सूत्र लगा देते हैं तो एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आता है, c/a। अब मान रख दो, एल्फा का मान कितना है, वर्गमूल 15 गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस का वर्गमूल 15 बराबर c का मान रखो। c का मान कितना है, तो माइनस का 15, तो -15 लिख देते हैं। a का मान कितना है, 1। तो देखो सबसे पहले इसको गुणा करो, प्लस और माइनस कितना आता है, माइनस वर्गमूल 15 को 15 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 225 बराबर इधर कितना आ गया, -15। अब देखो अब 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना आता है, 15। तो यहाँ तो कितना आ गया, -15 आ गया, और इधर भी कितना आ गया, -15 आ गया। तो दोनों तरफ गुणनफल समान है, अर्थात शून्य। इससे हमें शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच होती है। अब यदि हम दूसरा प्रश्न देखें तो देखो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके हमें शून्यांकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं, और इन शून्यांकों के योग और गुणनफल से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले शून्यांकों का योग दे रखा है, तो 1/4 अर्थात एल्फा प्लस बीटा, माना शून्यांक एल्फा और बीटा है, तो इनका योग दे रखा है कितना, 1/4, और इनका गुणनफल दे रखा है अर्थात एल्फा गुणा बीटा, दोनों शून्यकों को गुणा कर दो, कितना दे रखा है, -1। अब यदि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो द्विघात बहुपद के समीकरण का एक सूत्र होता है। तो समीकरण का सूत्र देखो, सबसे पहले हम समीकरण का सूत्र देखें तो ये होता है x² माइनस जो दोनों शून्यंक है उनका क्या कर दो, जोड़ कर दो, और उसको किससे गुणा कर दो, x से, प्लस जो दोनों शून्यंक है उनको उनके क्या कर दो, गुणा कर दो, और 0 के बराबर रख दो। इस सूत्र से हमें द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले x लिख दो, x² माइनस, अब यह दोनों शून्यंकों का योग हमें दे रखा है प्रश्न में 1/4। अब इसको किससे गुणा कर दो, x से, प्लस अब यहाँ हमें दोनों शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, कितना है, -1, तो यहाँ कितना लिख देंगे, -1 बराबर 0। अब इसको हल कर लो, x² माइनस यहाँ कितना आ गया, x/4,
प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 1 बराबर 0। अब हम इसको समीकरण के रूप में बदलते हैं, अर्थात यदि हम हर में जो 4 है उसको हटाते हैं तो सारे के सारे समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं। तो कर दो, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x² माइनस, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, कितना आएगा x माइनस, यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का बहुपद, अर्थात ये द्विघात समीकरण हो गया। अब देखो ऐसे यदि हम दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर जो शून्यंक है एल्फा और जो बीटा है इनका योग कितना दे रखा है दूसरे प्रश्न में वर्गमूल 2, और जो दोनों शून्यंक है इसका गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। अब इससे हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो अभी हमने इसका एक सूत्र देखा था, वो होता है x² माइनस जो दोनों शून्यंक है उनका क्या कर दो योग कर दो, और यहाँ पे किससे गुणा कर दो x से गुणा कर दो, प्लस क्या आता है दोनों शून्यंकों का क्या कर दो गुणनफल कर दो और इसको 0 के बराबर रख दो। अब ये सब मान इसमें रख दो तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है वर्गमूल 2, इससे किससे गुणा कर दो x से, प्लस एल्फा और बीटा कितना है 1/3 बराबर 0। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब हर में कभी भी 3 नहीं रहना चाहिए, तो हम इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं, तो हर में जो 3 है वो हट जाता है। तो देखो सबसे पहले गुणा करो, इसको 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x² माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 वर्गमूल 2x, प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1 बराबर 0। तो जो दूसरे प्रश्न के लिए जो द्विघात समीकरण होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम आगे के प्रश्नों को देखें तो देखो, अब हम आगे तीसरा प्रश्न देखें तो देखो, जो तीसरा प्रश्न में जो दोनों शून्यंकों का योग है वो तो कितना दे रखा है 0, और जो दोनों शून्यंकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है वर्गमूल 5। अब ये दोनों मान इस सूत्र में लिख दो। तो सबसे पहले x² माइनस जो दोनों शून्यंकों का योग, दोनों शून्यंकों का योग कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दो और उसको x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, प्लस एल्फा प्लस बीटा अर्थात दोनों शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 लिख दो और उसको 0 के बराबर रख दो। इस समीकरण को हल कर लो तो कितना आया x² प्लस वर्गमूल 5 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो हम 5वां प्रश्न देखें तो देखो 5वें प्रश्न में जो दोनों शून्यंक है इनका योग कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है -1/4, और दोनों शून्यंकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 1/4। अब हम इससे द्विघात बहुपद अर्थात समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने इसका एक सूत्र देखा था, x² माइनस दोनों शून्यंकों का क्या कर दो योग कर दो और उसको किससे गुणा कर दो x से गुणा कर दो, प्लस यहाँ पे दोनों शून्यंकों का गुणा कर दो और इसको 0 के बराबर रख दो। अब ये मान इस समीकरण में रख दो। सबसे पहले x² माइनस दोनों शून्यंकों का योग कितना है तो -1/4, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1/4। एल्फा गुणा बीटा था दोनों शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है 1/4 या x भी लगा दो बराबर 0। अब इस समीकरण को हल कर लो तो देखो सबसे पहले हर में 4 है, इस 4 को यदि हमें हटाना है तो सबको किससे गुणा कर दो 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ तो कितना आ गया 4x², यहाँ कितना आ गया x, यहाँ कितना आ गया 1 बराबर 0। तो जो प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 के लिए ये क्या होता है द्विघात समीकरण में प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि हम छठा प्रश्न देखें, छठे प्रश्न में जो योग है वो योग है अर्थात दोनों शून्यकों का योग कितना दे रखा है 4 और गुणनफल कितना दे रखा है 1। ये दोनों मान हम इसमें रख देते हैं। x² माइनस दोनों शून्यकों का योग कितना है 4, तो यहाँ 4 रख दो, 4x प्लस गुणनफल कितना है 1 रख दो बराबर 0। तो ये छठे प्रश्न के लिए हमें द्विघात बहुपद अर्थात समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम जो दूसरी जो प्रश्नावली होती है उसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो प्रश्नावली 2 है बहुपद वो आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।